हेलो बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कर लिया था इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमिक्स किस तरह की कितने भागों में उसके कामों को हम बांटते हैं। हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, यहां तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं है, पार्ट 2 देखोगे तो क्लियर नहीं होगा। इससे पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ जी, आगे हमारे पास आता है कि हमने ये तो देख लिया कि इकोनॉमिक्स में 2 तरह की क्रियाएं शामिल होती हैं हमारी, आर्थिक और अनार्थिक, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब हमारी आती है कि वास्तव में हर एक अर्थशास्त्री जो है, अर्थशास्त्री मतलब जो इकोनॉमिक्स लिखता है, समझता है, अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं। जो हमारी जो इकोनॉमिक्स है, वैसे हम कहते हैं जनक जो थे, कौन थे इकोनॉमिक्स के जनक, पिता कौन थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, एडम स्मिथ। लेकिन उनके अलावा हमारे इकोनॉमिक्स की बड़ी खास बात है, अगर कोई एक व्यक्ति कोई बात कह देता है ना, तो दूसरे 4 बंदे आ जाते हैं उस बात को सही या गलत ठहराने। भाई एक बंदा, अकेला बंदा तो एक ही तरह से सोच पाता है, 4 बंदे उस बात को 4 अलग अलग तरह से सोचते हैं। अगर उसमें कोई कमी होती है तो वो दिखाते हैं, देखो इसमें ये चीज भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग थे जो एडम स्मिथ ने जो कुछ कहा उस चीज को चैलेंज जिन्होंने किया या फिर उस चीज को जिन्होंने सपोर्ट किया। अब जो उस चीज की समझ रखते थे वो भी अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। तो हमारे पास अब आ जाती है कि जो अलग अलग अर्थशास्त्री थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, परिभाषा। क्या बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं। किसकी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की परिभाषा बतानी है हमें। एक तो होता है अर्थ, वैसे हम नॉर्मली और सब्जेक्ट्स में या जैसे भी पढ़ते हैं हमें पता होता है कि अर्थ और परिभाषा को हम एक ही तरह से देखते हैं ज्यादातर, है ना। पर यहां पर इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंट चीज रहती है, इसमें डिफरेंस ये रहता है कि जो अर्थ होता है वो तो नॉर्मली आप किसी भी तरह से बात को कहना है, अपने शब्दों को घुमा फिरा के भी उस बात को कह सकते हो। अब मैं कहूं ये पेन हरा है, या फिर इस पेन की जो कैप है वो हरी है बाकी सफेद है, चीज तो एक ही है, पेन हरा नहीं है, ठीक है ना। अब मैं कहूं मेरे पास मान लो ये गिलास है पानी का, इतना भरा हुआ है पानी का गिलास, ये एग्जाम्पल आप अच्छे से ले सकते हो। पानी का गिलास है, ये इतना आधा भरा हुआ है, तो कोई कहेगा इसको आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है, दोनों अर्थों में ये बराबर है। पर जहां पर बात आती है परिभाषा की, परिभाषा किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री के शब्दों में होती है। जैसे अगर एडम स्मिथ ने वो बात कही है तो हम कहेंगे कि एडम स्मिथ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, तो वहां पर उनके शब्दों को जैसे वो बोलते हैं ना वैसे के वैसे हमें बताना पड़ता है। तो वो परिभाषा है, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दे रखी है। अर्थ तो एक चीज का कोई भी बता देता है, परिभाषा पर पर्टिकुलर एक किसी स्पेशल व्यक्ति ने दे रखी होती है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं, 4 हिस्सों में। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस तरह से इसकी डेफिनेशन को याद करें, किस तरह से हम लिखें, पता नहीं लगता किसने क्या कब बोला, ठीक है। हम सीक्वेंस में करेंगे ताकि इसको याद करना थोड़ा इजी रहे। सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो हमारी होती है वेल्थ, वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन संबंधी, धन संबंधी परिभाषा, ठीक है। वेल्थ रिलेटेड भी बोल सकते हो या फिर वेल्थ डेफिनेशन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। दूसरी परिभाषा जो हमारी आती है, पहले किसी ने धन से संबंधित परिभाषा दी होगी, फिर कोई आया जिसने कहा ना भाई ये बात सही नहीं है, तो उन्होंने दी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। हाँ जी, वेलफेयर मटेरियल का मतलब यहां पर होता है भौतिक। क्या मतलब है,
जो चीजें भौतिक होती हैं। भौतिक चीजें कौन सी होती है? जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। भौतिक और वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण संबंधी परिभाषा। आगे एक वर्ड और लगाओगे, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। क्लियर है? तीसरी हमारे पास आती है दुर्लभता। इंग्लिश में लिखो पहले स्कार्सिटी। बेटा इंग्लिश में और हिंदी में मैं ना एक एक वर्ड आपको लिखवा रही हूँ। ये लिखवाने का मकसद ये है कि स्टार्टिंग में ना 2-4 दिन जब आप करोगे, 2-4 वीडियोस को देखोगे, 2-4 बार पढ़ोगे ना, तो आपको वो वर्ड नए से लगेंगे। लेकिन एक बार जब वो जुबान पे चढ़ जाते हैं, आपके हाथ में बैठ जाएंगे ना, फिर आप उन वर्ड्स को ऐसे ही लोगे। तो एक तो आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, कई बार क्या आती है कि हमारे पास मटेरियल को हिंदी में जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह से भी इंग्लिश का वर्ड वो हिंदी में लिख देते हैं। तो हमें कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोशिश करो आप इंग्लिश में भी लिखो, मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ। आप अपनी मर्जी से दोनों लैंग्वेज में से किसी में भी कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, और आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए आप क्या बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो डेफिनेशन आती है वो आती है हमारे पास स्कार्सिटी। स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन हमारी क्या होती है? स्कार्सिटी को हम बोलते हैं दुर्लभता। दुर्लभता परिभाषा, दुर्लभता संबंधी, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना है, संबंधी वर्ड जरूर लिखना है। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आती है जो लास्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? विकास, डेवलपमेंट। ओरिएंटेड, NETED, ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ का मतलब यहां पर होता है विकास संबंधी परिभाषा, ठीक है भाई। 3-4 तरह की परिभाषा हो गई हमारे पास। कौन कौन सी है? एक तो है हमारे पास वेल्थ रिलेटेड है, दूसरी है हमारे पास ORIENTED ओरिएंटेड। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है, धन संबंधी परिभाषा है। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है। स्कार्सिटी डेफिनेशन है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। हमारे पास लास्ट आती है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, विकास संबंधी परिभाषा, ठीक है भाई। चारों डेफिनेशन आपको याद करनी है। नाम है, नाम के साथ वो आपसे पूछ लेता है 1 या 2 नंबर पे क्वेश्चन कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा बताओ भाई, विकास संबंधी परिभाषा बताओ भाई, या भौतिक कल्याण संबंधी, या फिर धन संबंधी परिभाषा। क्लियर है? अब यहां पर एक एक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है बेटा धन संबंधी परिभाषा। सबसे पहले जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, कौन थे? एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 में, कब? 1776 में एक बुक लिखी थी। मैं यहीं पर इसको, ये आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वीडियो तो आपके पास रहेगी ही, तो वहां से आप देख सकते हो। मैं यहीं पे आगे इसको एक्सप्लेन करती हूं। तो जो हमारे एडम स्मिथ थे, उन्होंने 1776 में, कब? 1776 में। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता है भाई। 1776 में एक बुक लिखी। बुक का नाम था, इन्वर्टेड कॉमा में डालनी है क्योंकि स्पेशल चीज है वो, ठीक है ना। तो बुक का नाम था एन इंक्वायरी RY into the nature and causes of wealth of nations। ये उनकी बुक का नाम था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हाँ जी, कि नेचर में हम प्रकृति को हम किस तरह से जांच सकते हैं, और जो किसी भी नेशन का जो धन होता है उसके कारण क्या है, किस तरह से उसकी प्रकृति पाई जाती है। मेन यही है। आपको ये बुक भी मिल जाती है जिन बच्चों को इंटरेस्ट है पढ़ाई में। 1776 में अपनी उन्होंने बुक पब्लिश की, और इस बुक में उन्होंने पहली बार बताया कि जो अर्थ इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उसमें केवल
धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। कहते हैं इसमें सिर्फ धन और धन के बारे में ही पता किया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सारे लोग सिर्फ और सिर्फ धन कमाने की तरफ निकल जाए बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी उनको धन कमाना है, कैसे भी, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, तो क्या होगा? इस पूरी जो ये सृष्टि है ये तो खत्म हो जाएगी भाई, क्योंकि हर व्यक्ति धन कमाएगा, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, पहुंचा देगा। कल्याण नाम की तो चीज ही नहीं है ना फिर तो। अगर तो यहां पर बहुत सारे अर्थशास्त्री आ गए, जैसे मोरिस आ गए, कार्लाइल आ गए, रॉबिन्सन आगे, सैमुअलसन, बहुत सारे अर्थशास्त्री आए, पर यहां पर दो थे, कार्लाइल और मोरिस, दो अर्थशास्त्री मेन हाईलाइट हुए, जिन्होंने एडम स्मिथ की इस बात को गलत कहा। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ धन से संबंधित नहीं है, अर्थशास्त्र में केवल धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें जो अनार्थिक क्रिया है वो भी देखी जाती है। भाई अगर किसी भी देश को आगे बढ़ाना है, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, देखो धन तो चाहिए, लेकिन लोगों का कल्याण भी तो जरूरी है ना। अगर आप किसी व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो सक्षम है, वो आर्थिक रूप से संतुष्ट है, खुश है, इसका मतलब है कि उसके पास धन अच्छा है, पर वो खुश है तो वो केवल धन नहीं है, वो उसका कल्याण भी हो रहा है किसी देश में रह के, नहीं? तो यहां पर दोनों चीजों को शामिल करेंगे। एडम स्मिथ ने कहा कि सिर्फ धन से संबंधित है, पर कार्ल मार्क्स थे, मोरिस थे, कार्लाइल थे, उन्होंने कहा ना भाई सिर्फ धन से संबंधित नहीं है, इसमें बिना धन वाली क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, जिनका उद्देश्य कल्याण करना, प्रेम भाव, दया भाव, ये सारी भावनाएं होती हैं, वो भी इसमें पढ़ी जाती हैं, उनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? कब लिखी थी बुक ये? 1776 में। बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हाँ जी, ये क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आता है, हर बार आता है। क्लियर है? हाँ जी, दूसरी डेफिनेशन थी मेरी, दूसरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है हमारी मटेरियल वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। मटेरियल का मतलब है यहां पर मटेरियलिस्टिक चीजें, भौतिक, ठीक है। वेलफेयर का मतलब क्या है यहां पर? कल्याण, रिलेटेड संबंधी, और डेफिनेशन परिभाषा, भौतिक कल्याण संबंधी। 1890 में, कब? 1890 में। अब जो एडम स्मिथ ने एक अपनी डेफिनेशन दी थी ना धन से संबंधित, तो मार्शल ने उसको चैलेंज किया था। मार्शल ने उसको क्या कहा था? भाई ठीक नहीं है ये। मार्शल ने कहा, कार्लाइल ने कहा, रॉबिन्सन ने कहा, ठीक है ना। तो आगे फिर एडम स्मिथ ने या और बाकी भी तो पूछेंगे ना, होता ही है ऐसे, जब दो बंदों में से एक दूसरे को गलत कह रहा है तो तीसरा पूछेगा भाई बता कैसे गलत है। तो फिर मार्शल से भी पूछा गया होगा, या फिर मार्शल ने पहले ही सोच लिया होगा भाई मैं एडम स्मिथ की बात को गलत बता रहा हूं, तो मुझे भी तो अपनी बात साबित करनी है, भाई ये बात इस तरह से सही है, ठीक है ना। तो यहां पर फिर जो मार्शल थे, कौन थे? मार्शल। उन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्री थे मार्शल ने, फिर 1890 में, कब? 1890 में अपनी एक बुक पब्लिश की, अपनी एक किताब पब्लिश की। उस किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के सिद्धांत, इन्वर्टेड कॉमा में डालना है, बुक का नाम है, हाँ जी। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल ने ये बुक 1890 में लिखी थी। ये भी सेम ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में भी आता है। तो उन्होंने ये बुक लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि भाई जो एडम स्मिथ ने कहा है कि सिर्फ धन से संबंधित परिभाषा है, ये बात नहीं है। बात ये है कि इसमें भौतिक कल्याण, यानी लोगों के कल्याण को भी शामिल किया जाता है। भौतिक रूप से मतलब उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जिसको हम कौन सी मानकर चलते हैं, जो होती हैं, कौन सी? असीमित। उन आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने का विज्ञान है ये, कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश है ये। तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें भौतिक कल्याण को शामिल किया जाता है, लोगों के कल्याण संबंधी परिभाषा है ये। कौन सी संबंधी परिभाषा है? कल्याण संबंधी।
क्लियर है? लोगों का कल्याण कब होगा? अब अगर मान लो कोई व्यक्ति है किसी देश में, कुछ व्यक्ति जो है वो काम करने लायक है, हमारे देश की एग्जांपल लेते हैं, जो युवा है वो काम करते हैं, वो काम कर रहे हैं, काम करके वो पैसा कमाते हैं और अपने गुजारा कर रहे हैं। जो बुजुर्ग है उनको पेंशन देती है ना सरकार, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर सकते। और भाई पता है क्या पता कोई उनको खाना दे ना दे, उनको पैसा दे ना दे, उनको दवाइयां दे ना दे, तो इसीलिए भाई वो लोग किसी और के भरोसे ना रहे, तो उनका कल्याण, वो कल्याण की तो भावना है, वो कौन सा काम करते हैं बदले में। अब युवा को तो अगर पैसा देती है गवर्नमेंट देती है या कोई भी देता है तो वो बदले में काम करते हैं, बुजुर्ग कौन सा काम करते हैं। लेकिन भाई उन्होंने इतने समय तक किसी अर्थव्यवस्था के लिए काम तो किया है, अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान तो उन्होंने दिया है, तो लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो आता है भाई वो काम करने के लायक नहीं रहते, तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनकी पेंशन की व्यवस्था कर दी, ले भाई आप लोग इससे अपना काम करो, तो वो कल्याण ही तो था। क्लियर है? तो सिर्फ इसमें उसको यानी धन को शामिल नहीं किया जाता। मार्शल ने कहा 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, इसमें भौतिक कल्याण को भी शामिल किया जाता है। क्लियर है अच्छे से? हाँ जी। अब तीसरी डेफिनेशन हमारी आती है जो डेफिनेशन है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी का मतलब क्या बताया था? दुर्लभता। दुर्लभता क्या होती है भाई? क्या समझते हो दुर्लभता से? जब कोई चीज मुश्किल से मिलती है, ठीक है ना। अब मार्शल ने 1890 में अपनी बात कहने के लिए तो बुक रख दी, लिख दी उसने, तो लोगों को बता दिया भाई मैंने क्यों एडम स्मिथ को गलत कहा था, लेकिन इसको भी तो गलत कहने वाला कोई है ना। तो जब उसने ये कहा कि लोगों के कल्याण संबंधी चीजों से संबंधित है जो अर्थशास्त्र है उसमें कल्याण को शामिल किया जाता है, तो जो रॉबिन्स थे 1932 में, कब? 1932 में इन्होंने एक बुक लिख दी इसको गलत साबित करने के लिए। किसको? मार्शल को गलत साबित करने के लिए। ठीक है, कब लिखी? 1932 में, 1932 में। बुक कौन सी लिखी? बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। हाँ जी, ये बुक किसने लिख दी? ये बुक लिख दी रॉबिन्स ने। ठीक है, रॉबिन्सन भी बोलते हैं, रॉबिन्स भी बोलते हैं। क्लियर है? मार्शल ने कहा कि भौतिक कल्याण को शामिल किया जाता है, रॉबिन्स कहता है भाई सारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, कल्याण हम कितना कर सकते हैं, और वो भी भौतिक चीजों का, मेटीरियलिस्टिक चीजों का। यानी मनुष्य की आवश्यकताएं तो कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। उनको तो कल्याण करने के चक्कर में आप कितनी पूरी कर पाओगे? कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने कहा भाई ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा मतलब क्या होता है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं? वो है असीमित। उनको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? साधन। क्या चाहिए? साधन, धन के रूप में। साधन कैसे होते हैं? साधन तो सीमित है। तो ऐसे में जो सीमित साधन होते हैं उन्हीं को दुर्लभ साधन माना जाता है। वो जो है इसमें जिनके दोहरे विकल्प होते हैं, दोहरा विकल्प, दो या दो से ज्यादा यूज होते हैं, दो विकल्प वाली वस्तुओं का इसमें शामिल किया जाता है। फिर ये दोहरे विकल्प वाली वस्तुओं से संबंधित होते हैं। जो सीमित साधन है उनमें हमें कौन से लेने चाहिए? जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या होता है? जिसके एक से ज्यादा प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा प्रयोग, एक से ज्यादा जिसका यूज होता है। आवश्यकताएं असीमित है, साधन सीमित है, और साधन को क्या माना जाता है? दुर्लभ है।
यानी हमें उन साधनों का प्रयोग करना पड़ता है जिनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक मतलब एक से ज्यादा प्रयोग। अब ऐसा कौन सा साधन है एक से ज्यादा जिसके प्रयोग हो? हम अपने घरेलू जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसी में से ले लेते हैं। दूध ले लो, दूध के कहां कहां प्रयोग होते हैं? हाँ जी, एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं। मैंने मिल्क ले लिया, मिल्क, दूध के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं क्या क्या? नंबर 1, इससे चाय बनती है। नंबर 2, इससे कॉफी भी बनती है। नंबर 3, खीर बनती है। नंबर 4, दही बनती है। नंबर 5, पनीर बनता है। नंबर 6, हम बीमार को दे सकते हैं, बीमार के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरत है पर बीमार के लिए ज्यादा जरूरत है ना। नंबर 7 है बच्चा, बच्चे के लिए इसकी जरूरत होती है। नंबर 7 फिर मेवा बनता है, मिठाइयां बनती हैं, मतलब और भी बहुत सारे जो आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, है ना। अभी फिलहाल हम इतनों की ही बात करते हैं। तो जो दुर्लभता की समस्या होती है मतलब सीमित साधन है, मतलब हमें उनका वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ता है जिनके हम ऐसे साधनों को शामिल करते हैं जिनके एक से ज्यादा प्रयोग है। जैसे मैंने दूध का एग्जांपल ले लिया। अब हमारे पास इतने सारे प्रयोग हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा इतने सारे ऑप्शन में से चुनाव। क्या करना पड़ेगा? चुनाव। चुनाव का मतलब यहां पर वोट डालना नहीं है, चुनाव का मतलब है चूज करना। अब इतने सारे प्रयोगों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही चीज हम इसमें प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप जरा इमेजिन करना इस बात को। हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी जो आय है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, या फिर उसकी आय सिर्फ इतनी है कि वो पर डे का, हर दिन सिर्फ 1 किलो दूध ले पाता है। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, 1 किलो दूध ले आता है। अब दूध के प्रयोग कितने सारे हैं? इतने सारे। अब ये जो व्यक्ति है इसको घर चलाना है भाई, वो 1 किलो दूध पूरा दिन इसने यूज करना है। इसके घर में सबसे पहले तो एक बच्चा है। क्या है? बच्चा है। अब बच्चा छोटा है, वो कुछ और खा नहीं सकता तो वो दूध ही पीता है। फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, कोई माँ हो सकती है, बाप, या कोई बीमार व्यक्ति हो सकता है, कोई जवान भी हो सकता है बीमार, जिसको दवाई देनी है भाई। दवाई के लिए देखो बीमार व्यक्ति को तो दूध जरूरी है, ठीक है ना। फिर चाय भी बन सकती है। तो ये व्यक्ति ना अपनी लिस्ट बना लेगा। ऐसे थोड़ी है भाई बच्चा भी रोता रहे, बीमार भी पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बीमार है तो बीमार है, दवाइयां देता है तो क्या दिक्कत है। मैं तो क्या करती हूँ, पूरे दूध का पनीर फाड़ के अपना खा लेते हैं, या फिर मैंने दही जमा ली या फिर खीर बना ली, मेरा तो काम चल गया दूध से, बाकी जाए भाड़ में। ऐसा होता है कभी? नहीं। वो क्या करते हैं, इतने सारे वैकल्पिक प्रयोगों में से, इतने सारे यूजेस में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है उनको सीक्वेंस में बांट लेते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, बच्चा दूध नहीं पी सकता, बच्चा कुछ और खा ही नहीं सकता दूध के अलावा, सबसे पहला वो बच्चे को दे देंगे, दूध बच गया। फिर वो बीमार व्यक्ति को दे देंगे थोड़ा बहुत दवाइयों के साथ। ऐसा तो नहीं है भर भर के गिलास मिलेंगे, जितना भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर अगर दूध बच जाता है, भाई देखो चाय तो हम इंडियन फैमिलीज की बात कर रहे हैं, सारे ही पीते हैं, है ना, चाय पी ली। फिर अगर बचा, मान लो कोई गेस्ट आ जाता है या फिर कैसे भी, अगर किसी को कॉफी पीने की आदत है, अगर बचा तो कॉफी बना देंगे। फिर अगर बच जाता है फिर बाकी सारे ऑप्शन। लेकिन पहले 3 क्या क्या चूज करें? बच्चे को देना सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर बीमार को देना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाय जो है वो सारे ही पी लेते हैं भाई, थोड़ा सा एनर्जी भी मिल जाती है सबको, ठीक है ना। तो ये दे दिया सबको। बाकी सारी चीजें अगर बच गया तो इनमें से ऑप्शन वाइज वो चूज करेंगे। तो ये होता है चयन करना। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्या हो गई कि हमारे पास आवश्यकताएं असीमित है, उनको पूरा करने के साधन सीमित है, इसीलिए हमें वैकल्पिक प्रयोग वाले जो साधन होते हैं उनमें से चुनाव करना होता है। और ये चुनाव करना ही दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, क्योंकि चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर तो साधन हमने सिर्फ दूध लिया है, कई बार ऐसा साधन हो जाता है जिसमें से हमें चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी चीजें भी कई बार लाइफ में आती हैं। क्लियर है? किसने दी थी डेफिनेशन? किसने दी थी? रॉबिन्स ने। किसने दी थी? रॉबिन्स ने। कब दी थी? 1932 में। क्या बुक का नाम था? एन एसे ऑन द
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। क्लियर है अच्छे से? हाँ जी। अब फिर वही रॉबिन्स ने भी परिभाषा दे दी। अब इसने किसको काटा था? मार्शल की बात को, है ना? मार्शल की बात को काट के फिर अपनी बात रखी थी ना। अब फिर इसकी बात को भी आगे अलग तरह से पेश करने वाले आ गए। सैमुअल्सन आ गया, पीटरसन आ गए, इन्होंने भी फिर कहा भाई रॉबिन्सन ठीक है, तेरी बात ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, लेकिन इससे अच्छी बात क्या होगी कि जो अर्थशास्त्र है वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है? ग्रोथ ओरिएंटेड। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन मतलब विकास से संबंधित परिभाषा, विकास से रिलेटेड परिभाषा। क्लियर है भाई? अब इसमें सैमुअल्सन ने, पीटरसन ने इसमें फिर क्या कहा? इसमें उन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो केवल विकास और विकास से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? विकास से। विकास का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है, अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं, उनकी जो असीमित आवश्यकताएं हैं और सीमित साधन है जो कि धन है, उनसे इस प्रकार पूरा किया जाए कि उनको अधिकतम संतुष्टि हो। क्या हो? अधिकतम संतुष्टि। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं संतुष्टि वर्ड क्या है? संतुष्टि वर्ड क्या है? संतुष्टि का मतलब क्या होता है? ये एक फीलिंग होती है, ठीक है ना, जिसको दिखा नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए आपको स्कूल में बैठे हो, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितने बजे भी छुट्टी होती है आपकी, 2:30 बजे छुट्टी होनी है, ठीक है। बहुत भूख लगी हुई है, सुबह खाना खा के आए थे। अब जैसे ही आप घर जाते हो, मुंह हाथ पैर धोते हो, खाना खाने के लिए बैठते हो, आपकी मम्मी ने बड़े प्यार से आपको बहलाया, पुचकारा, थोड़ा प्यार किया, और उसके बाद जो भी आपकी फेवरेट चीज है ना, छोले भटूरे है, खीर है, हलवा पूरी है, जिस बच्चे की भी जो भी फेवरेट चीज है, ठीक है ना, मुंह में पानी आ गया ना सुन के सभी बच्चों को? हाँ जी। तो जो फेवरेट चीज है वो बड़े प्यार से और आपके सामने थाली में सजा रखी है और फिर आपको दे दी जाती है कि लो भाई बेटा खाओ। आपको कैसा लगेगा? पहले तो वो चीज देख के ही अंदर अंदर मन खुश हो जाता है, अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। फिर आप उस चीज को एंजॉय करते हो, खाते हो, खा ली, और आपको वो जितनी आपको पसंद है ना, उसका टेस्ट उससे भी ज्यादा बढ़िया था। तो बाद में जो फीलिंग आती है ना, अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, वो जो फीलिंग होती है ना, वो संतुष्टि होती है। मार्केट में जाते हो, आपको घर वाले 1000 रुपए दे देते हैं, किसी फंक्शन में जाना है, किसी रिलेटिव की शादी है, और आपको घर वालों ने दे दिया 1000 रुपए सॉरी 1000 रुपए में आपको कहते हैं कपड़े भी ले लो, जूते भी ले लो, बस 1000 रुपए है, जो कुछ लेना है ले लो, ठीक है। लड़कियां जरा ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या होता है, लड़के भी सुन सकते हैं, लड़कों के लिए भी है। 1000 रुपए ही है भाई, और आपने लिस्ट बना रखी है, मैंने तो भाई सूट भी लेना है, लड़कों ने भी, मैं तो ड्रेस भी लेनी है, जूते भी लेने हैं, सनग्लास भी लेने हैं, हैंकी भी लेना है, परफ्यूम भी लेना है। अब घर वाले भाई इतने ज्यादा अमीर नहीं है कि सारी चीजें आपको दिलवा सकें, है ना, तो उन्होंने आपको 1000 रुपए दे दिए। अब वो बड़ा ही मन सा मार के, दुखी मन से कि 1000 रुपए में क्या क्या आएगा, चलो फिर भी कुछ तो आए। आप मार्केट निकल जाते हो। मार्केट निकल के जब जाते हो तो आपने इरादा कर रखा होता है, मन में मन बना रखा होता है 500 रुपए तक जूते आ जाएंगे, उसके बाद 500 रुपए की ड्रेस, या फिर 400 रुपए की, जो भी नहीं आती इतनी, मान लो एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आपने सोचा भाई और तो चीजें आएंगी ही नहीं। आप जैसे ही मार्केट में एंट्री करते हो, आपको सेल दिखती है, और भगवान की दया से कैसे मर्जी आपका मन रह गया, उस दिन आपके लिए लकी डे था, आपको वहां पर जाते ही 100 रुपए में सेल लगी हुई है, सेल में आपको 100 या 150 या 200 रुपए में आपकी फेवरेट ड्रेस मिल जाती है। कैसा लगेगा? मन में जो फीलिंग होती है ना, पूरा रास्ता फिर उछलते हुए जाते हो अंदर, भाई क्या बात है भाई, इतना तो सोचा ही नहीं था। फिर आगे जाते हो, चलो अगर सेल भी नहीं मिलती, आपने 500 रुपए के जूते सोचे थे, उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, यानी सेम आपको जितना आपने सोचा था उतना ही अच्छा आपको 200-300 रुपए में वो भी मिल गया। कितने बचे? 200 रुपए, 300 रुपए आपने ड्रेस पे लगा दिए, 200 रुपए यहाँ लगा दिए, 500 बच गए।
अब 500 पे फिर आपने लड़कियां जो है अपने झुमके जो भी उन्होंने खरीदना है वो खरीद लेती हैं, और लड़के जो है अपने सनग्लास या जैसे मर्जी जो भी चीजें होती है वो सारी, मतलब लेने गए थे घर से आप सोच के कि 2 या 3 चीजें आएंगी, और आपने जितनी लेनी थी, जो जो आप सोच रहे थे कि ये चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें खरीद के आराम से, और अगर बचते हैं पैसे किराए के 150 रुपए, या फिर आप अपने गोलगप्पे के पैसे या जो भी आपने चाट मसाला खाना है वो खा के और आप घर आ जाते हो, फिर ना आपको वो खुशी जो अंदर की संतुष्टि होती है ना, उसके बारे नींद नहीं आती। और फंक्शन में भी फिर आप क्या समझते हो, अरे हमने तो जीत लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया। या भाई कई दिन तो हमारे मन में वही फीलिंग रहती है कि जैसे पूरे बाजार को लूट के हम ही आए हैं बस, है ना ये बात। तो वो जो फीलिंग होती है वो होती है संतुष्टि। क्लियर है? तो भाई जितने भी व्यक्ति हैं अर्थव्यवस्था में, सभी की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए, इस प्रकार से खर्च किया जाए उनके ऊपर धन को या उनके द्वारा धन को, कि उन्हें अधिकतम संतुष्टि हो। जहां पर वो पैसा लगा रहे हैं, जहां पर वो खर्च कर रहे हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वो खर्च करने के बाद उनके मन में यह कसक ना रहे कि भाई पैसा गलत चला गया। संतुष्टि होनी चाहिए, भाई क्या बात है, जितना हमने लगाया कम से कम उससे ज्यादा ना सही उतना हमें मिल गया, वो होता है संतुष्टि। क्लियर है? तो हमारी जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी पीटरसन सैमुअल्सन ने दी। उन्होंने कहा कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है या जो देश है उसको ग्रोथ की तरफ, विकास की तरफ लेकर जाना है, और विकास का मतलब है सभी की आवश्यकताओं को, असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से इस प्रकार पूरा किया जाए कि उनको अधिकतम संतुष्टि हो। क्लियर है अच्छे से? हाँ जी। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पार्ट, हम यहीं पर क्लियर करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट आपको जो पोर्शन मिलेगा वो आपको थर्ड पार्ट में मिलेगा। ये पहला लेसन है आपका, इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, आगे सारी डायग्रामेटिक है, तो थोड़ा सा ना हर एक पॉइंट को समझ के करो, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड आ रहे हैं ना, मैं हर वर्ड को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही हूँ। आगे ये वर्ड बार बार ना डायग्राम में यूज होंगे, और डायग्राम में आप हिंदी लिखोगे तो वो खिचड़ी मच जाती है, ठीक है ना। एक थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है, बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं लिखनी। जैसे मैंने आपको पिछली जो वीडियोस है उसमें बता रखा है कि उत्पादन को उत्पादन ना लिख के अगर आउटपुट लिख दे तो वो थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ना। अदरवाइज हिंदी में भी कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल यूज कीजिए, पर थोड़ा सा साथ के साथ अपने नॉलेज को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, यही कोशिश है। हर एक वर्ड को साथ के साथ हर एक वर्ड को क्लियर करो। एक बार वीडियोस देख के फिर जब आप पढ़ोगे तो हर एक वर्ड का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक वर्ड को इंक्लूड करूं, आपको क्लियर करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई वर्ड रह जाता है, क्योंकि आम बोलचाल में हम ये वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है ना, तो आगे आने वाले टाइम में फिर आपको दिक्कत हो सकती है उसकी वजह से। तो इसीलिए हर एक वर्ड का अगर मीनिंग क्लियर होगा ना तो हर एक चीज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अरे एन आर अच्छे से करने, हिंदी पढ़ना फटाफट आ जाएगा, वही बात है। बेस क्लियर करो, आगे आपको कोई नहीं रोक सकता। इकोनॉमिक्स रटना नहीं है, समझना है, और समझने के लिए आपको जो उसके शब्द हैं उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। दुश्मनी करके फिर वो आपको काटना शुरू कर देंगे। काटा था ना एमसी ने एसी को नीचे से, फिर वो उसकी मम्मी उसको काट के आई थी, फिर क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है। तो उससे बचने के लिए हर एक चीज को क्या करना है, क्लियरली समझना है। क्लियरली? ओके बेटा, थैंक यू सो मच।